नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक आदिवासी पर सरेआम पेशाब कर दिया और इस घटना ने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। आज का घटनाक्रम ये रहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी दशमत को सीधी से 600 किलोमीटर दूर भोपाल में अपने घर मुख्यमंत्री आवास में बुलवाया। वहां कैमरे पहले से ही मुस्तैद कर दिए गए थे। दशमत को मुख्यमंत्री खुद दरवाजे लेने गए और उन्हें ऊंची कुर्सी पर बैठाकर मुख्यमंत्री खुद नीची कुर्सी पर बैठे, या यूं कहें कि एक स्टूल पर बैठे, और उन्होंने आदिवासी दशमत के पैर धुले, चरण धुले और जो चरण नीर उसको अपने माथे पर लगाया। इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मामा ने दिल से प्रायश्चित किया है, लेकिन बहुत सारे और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनावी साल है और मामा को डैमेज कंट्रोल करना ही था, इसीलिए शायद उन्होंने आदिवासी दशमत के पैर पखारे और ये संदेश दिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री आवास में दशमत से एक पौधा भी लगवाया गया। वो तस्वीरें अभी आपको हमारे सहयोगी दिखाएंगे। पौधा लगाते हुए दशमत वो पौधा लगा रहे हैं इस याद में। अब पता नहीं शिवराज चौहान कौन सी याद जिंदा रखना चाहते हैं। क्या वो पौधा ये संदेश देगा कि वही दशमत हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक बेमिजाज बदमिजाज नेता ने पेशाब कर दिया था? क्या संदेश और क्या संकेत देना चाहते हैं, या इसके पीछे विशुद्ध सियासी कारण है? क्या ये प्रायश्चित वाली पॉलिटिक्स है क्या, या वास्तव में मुख्यमंत्री का हृदय इस पाप को देखकर प्रायश्चित करने का कर गया? इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुबह से ही ये वीडियो ट्रेंड करने लगा शिवराज सिंह चौहान का, और दलितों की सबसे बड़ी नेता आज भी इस देश में बहन कुमारी मायावती हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये डैमेज कंट्रोल है, शिवराज चौहान का चुनावी साल है, इसीलिए उन्हें पैर पखारना याद आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मायावती ने कही, सीधा हमला किया। मायावती इस बात को कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का आम चुनाव इस वक्त है, मध्य प्रदेश सीएम ने जो इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने नाटकीय बताया और कहा कि वास्तव में ये राजनीति है। ऐसा ही जो कार्य किया है उन्होंने, ये राजनीति के तहत है, ये घोर सरकारी पश्चाताप है, वो ये कह रही हैं मायावती। और लगातार उन्होंने हमला किया शिवराज चौहान की सरकार पर। उन्होंने कहा कि चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए सरकार की ऐसी बेचैनी स्वाभाविक है, किंतु पूरे राज्य में खास तौर पर एससी, एसटी और अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग, सर्व समाज के लोगों का जो ध्यान है वो महंगाई, बेरोजगारी पर है, और उनका जीवन कितना नीचे गया हुआ है इसका भी हिसाब किताब बीएसपी मांगेगी। जाहिर तौर पर बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक मुकाम रखती है, तीसरा दल वो है जो उसे पूर्व में सीटें मिलती आई हैं विधानसभा चुनावों में। बहन कुमारी मायावती के इस हमले के बाद पूरे देश में एक अलग तरीके से इस पूरे जो शिवराज चौहान का जो ये प्रायश्चित है, मामा का जो प्रायश्चित है, किसी ने इसे सियासी ड्रामा कहा, किसी ने मामा का ड्रामा कहा,
और किसी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री बड़े सहृदय हैं, वो बहुत संवेदनशील इंसान हैं और इसीलिए उन्होंने पैर पखारे, उसी तरीके से जैसे भगवान राम ने निषाद राज के पैर पखारने के लिए निषाद राज ने भगवान राम के पैर पखारे थे, उस वक्त एक तरीके से नैया पार कराने के एवज में और अपना जो भूत भविष्य सब बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो भगवान के रूप में, आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के रूप में शिवराज चौहान आदिवासी दशमत को देख रहे थे और उनमें साक्षात भगवान बिरसा मुंडा को वो देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आज हम मंथन में इसी बात को रखेंगे कि क्या जो मध्य प्रदेश के चुनावी जो बैतरणी है वो क्या एक प्रायश्चित वाली राजनीति से शिवराज चौहान पार कर पाएंगे क्या? मामा का सियासी ड्रामा, सीधी पेशाब कांड का डैमेज कंट्रोल, सीधी पेशाब कांड पर सीएम शिवराज की मनुहार। सीएम ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के पखारे पांव, टीका किया और शॉल उड़ाकर किया सम्मान। पीड़ित को गणेश जी की प्रतिमा, श्रीफल और वस्त्र दिए। राजनीति में नेता को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, करे कोई भरे कोई की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कुछ ऐसा ही है। बीजेपी के कथित कार्यकर्ता का सीधी कांड सुर्खियों में आया तो एमपी के मामा जी को पीड़ित की खुशामद के लिए आगे आना पड़ा। ये सियासी मजबूरी भी है। आपको बता दें कि एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे में आदिवासियों को तकरीबन 21% आबादी है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर पार्टी की जो किरकिरी कराई, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दरियादिली दिखाई और जो तरीका अपनाया उससे आदिवासियों के आत्मस्वाभिमान को लगी ठेस कुछ हद तक कम हो सकती है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये सीएम आवास की है जहां पेशाब पीड़ित की सीएम शिवराज खुद आवभगत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित युवक को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। यहां शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत से मुलाकात की और उसका सम्मान किया। सीएम ने युवक से उसके काम धंधे के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शिवराज ने घटना को लेकर खेद जताया और माफी भी मांगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के पैर पखारे, टीका किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया। ऐसी जानकारी है कि शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की है, श्रीफल और वस्त्र दिए हैं। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ भी हो तो मुझे बताना है। शिवराज ने पूछा कि क्या काम करते हैं। इस पर पीड़ित ने बताया कि वे कुबेरी की मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। सीएम ने पूछा कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है या नहीं। पीड़ित ने बताया कि बच्चे को वजीफा मिलता है। शिवराज ने कहा, मुझे बेहद दुख हुआ कि वो घटना को देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए तो जनता ही भगवान है। हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में घटना हमारे भाई के साथ घटी, मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गरीब हमारे लिए पूज्य है
बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि मेरा मन व्यथित हुआ इस कांड को देखकर, शायद ही कोई देश में ऐसा असंवेदनशील इंसान हो जिसे ये घटना देखकर वेदना नहीं हुई होगी। हम सबको बहुत वेदना हुई है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री और क्या करते? यही तो कर सकता था कोई। वो घटना क्या लौट कर आ सकती है? एक एंगल ये भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं। एक कोण ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री सीधी जाते, वहां उन परिवार से मिलते, दशमत से मिलते, उनके बारे में पूछते, घटना के बारे में पूछते, और आदिवासियों के बीच अगर वो जाते तो मुझे लगता थोड़ा और चीज़ें अलग होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपना अपना नज़रिया है। आजकल ट्रेंड ये चल चुका है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कई बार हमने देखा कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो घटना स्थल पर जाने के बजाय, लोगों के बीच जाने के बजाय उन्हें परिवार समेत बुलवा लेते हैं। तमाम राज्यों में इस तरीके का चलन चल पड़ा है। इसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन क्या शिवराज चौहान के प्रायश्चित के पीछे उनकी वेदना ही है? ये वोट भी हैं, राजनीति भी है। मंथन में आज यही बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। शिवम, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार योगेश भाई। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी हमारे साथ जुड़े हैं। सामाजिक चिंतक हैं, बहुजनों के बीच काम करते हैं, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा समाज के लिए काम करते हैं, नेतागिरी नहीं करते। ये मंथन की शुरुआत योगेश यादव से आज करना चाहूँगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा आक्रामक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि भाई राजस्थान को देख लो, अन्य राज्यों को देख लो, लेकिन मैं विषयांतर नहीं करना चाहता और मैं इस डिबेट में सभी से अनुरोध करूंगा कि विषयांतर मत करिएगा। आज मध्य प्रदेश पर केंद्रित रहिएगा, आदिवासियों पर केंद्रित रहिएगा, बहुजनों पर केंद्रित रहिएगा, दलितों पर केंद्रित रहिएगा और इस प्रायश्चित वाली पॉलिटिक्स पर रहिएगा। अब ये पॉलिटिक्स है कि प्रायश्चित है। इस मंथन में जब हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे तो निकल कर कहीं ना कहीं कोई संकेत हमें जरूर मिलेगा। योगेश जी, मुख्यमंत्री ने जो किया शिवराज जी ने, उससे ज़्यादा और क्या कोई कर सकता है? ये मैं बड़ी देर से जवाब इसका तलाश रहा था। भाई वो कह रहे हैं कि गरीब ही मेरा भगवान है। भगवान बिरसा मुंडा की तरह, जैसे बिरसा मुंडा उनके सामने साक्षात आ गए हों। उस पीड़ित व्यक्ति दशमत को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया, पांव पखारे, खीर खिलाई, गणेश जी की प्रतिमा दी, श्रीफल दिया, बच्चों का हाल चाल पूछा और कोई तकलीफ है इस बारे में जानकारी की, वजीफा मिलता है कि नहीं, और एक पेड़ भी लगवा दिया मुख्यमंत्री आवास में। बताइए इसमें क्या खराब किया जो आप लोग धरती आसमान एक किए हुए हैं? योगेश यादव, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो 18-19 साल में नहीं कर पाए उनको मैं बेबस, लाचार और उनकी बेचारगी को स्वीकार करता हूं। जिनका अपने पार्टी के नेताओं पर अंकुश नहीं है, कार्यकर्ताओं पर अंकुश नहीं है, तो वो बेचारे करेंगे भी क्या। अब इसी तरीके का एक राजनीतिक तमाशा खड़ा कर सकते हैं। इसको मैं एक राजनीतिक परपंच बोलूंगा। इसको आपने संवेदनशीलता का जो शब्द का प्रयोग किया उस पर मुझे आपत्ति है। ये संवेदनशीलता नहीं है, ये सिर्फ आने वाले नवंबर के चुनाव के लिए एक ड्रामेबाजी है
क्या आप मानते हैं कि उस आदिवासी का दर्द खत्म हो जाएगा, या आदिवासियों के प्रति जो मध्य प्रदेश में शोषण हो रहा है उसका पर विराम हो जाएगा? यह इतनी इत्तिश्री है कि आपने बुलवा लिया, कैमरामैन को पहले बुलवा लिए और वहां पर एक नौटंकी जमा दी अपने सीएम हाउस में और बुलवा कर उसके पैर पूज दिए और उसके पैर धुला दिए। इसका अर्थ यह नहीं, आपने प्रशासनिक योगेश जी वो चरणामृत को उन्होंने माथे पर लगाया है भाई, अब और क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार बदल देना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप अपने फायदे की बात करेंगे, नहीं, आप अपने फायदे की बात करेंगे, नहीं, आदिवासियों के फायदे की बात कर लीजिए। मेरी पूरी बात नहीं हुई है सर। प्रशासनिक तौर पर राजनीतिक सुचिता होती है, एक कर्तव्य होता है। जब आप प्रशासनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण मानसिकता को आप तोड़ नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना दम्भी हो गया है, कितना उन्मादी हो गया है, और आप वहां पर पैर पूज रहे हैं, आप तिलक लगा रहे हैं, ये प्रशासनिक क्षमता नहीं है। चलिए, ये कांड तो इसलिए आया कि वीडियो सामने आ गया। अलीराजपुर में आदिवासियों के साथ क्या हुआ था, नेमावर में क्या हुआ था, मंडला में क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं तो सिर्फ छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में जंगल कटते जा रहे हैं, लगातार जंगल कट रहे हैं, लेकिन एक पौधा रोज रोपते हैं साहब। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी पौधों के प्रति बड़े संवेदनशील है, वृक्षारोपण के प्रति बहुत संवेदनशील है, लेकिन जो आज उन्होंने दसमत से भी एक पौधा लगवाया मुख्यमंत्री आवास पर, दसमत जी ने एक पौधा लगाया है वहां पर। चौहान साहब, ये रोज का तमाशा है। मैं बोलता हूं इसका वो क्या है, आप इधर लाखों जंगल कटते जा रहे हैं, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने दशमत से पौधा लगवा दिया, उनके पैर धो दिए, तो क्या आदिवासी आज से स्वाभिमानी हो गया, सुखी हो गया, आदिवासियों पर अत्याचार बंद हो गए? जब से योगेश भाई बुलडोजर चल गया, एनएसए लग गया, अब और क्या चाहते हैं भाई? फांसी और सजा जो भी है वो तो कोर्ट ही देगा ना। नहीं, मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, वो तो कानून की प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। ये देश में जंगल राज नहीं है, हम बर्बर युग में नहीं जी रहे हैं, हम आदिम युग में नहीं जी रहे हैं, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, और प्रजातंत्र की ये सुचिता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील और भावुक है, इस्तीफा दे दें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे बस में नहीं है, मैं उन्मादी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं टीआई की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, कहीं तहसीलदार के कॉलर पकड़ लेता है, कहीं मारपीट कर देता है। तो जब इतना उन्मादी कार्यकर्ता हो गया, आपके बस में नहीं है, आप बेबस हैं, आप लाचार हैं, आप संवेदनशीलता बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अंतर्मन से यदि वास्तव में दुखी हैं, इस्तीफा दे दीजिए साहब और कह दीजिए कि कार्यकर्ता मेरे। इससे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता प्रकट होती है कि हम कितने दम्भी हैं, हम कितने उन्मादी हैं, और करेंगे, फिर करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने लेप कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने सम्मान कर दिया, ठीक है। मैं मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रूप से इस बात की भावुकता की मैं टिप्पणी करूंगा कि भाई ठीक है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि आप व्यक्ति नहीं हो, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पार्टी के नेता हो, और आपकी पार्टी के नेता का व्यक्ति यदि किस तरीके के कृत्य कर रहा है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। आपको भारतीय जनता पार्टी के वहां के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड करना चाहिए, आपको विधायक को टिकट नहीं देना चाहिए। वहां का जो विधायक है, ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ही नहीं, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। ये उनके हाथ में कहां है? ये तो संगठन के हाथ में होता है। फिर बेबस और लाचार है वो मुख्यमंत्री। ठीक है, मैं डॉक्टर कालीचरण स्नेही के पास जाऊंगा। योगेश यादव आपको रोक रहा हूं, योगेश यादव रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं डॉक्टर कालीचरण स्नेही के पास जाऊंगा। स्नेही जी, ये घटनाक्रम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निश्चित रूप से इसमें कोई इसको अच्छा कतई नहीं कहेगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की आत्मा अगर कहीं होगी इस ब्रह्मांड में तो वो आंसू बहा रहे होंगे। ये कौन सा देश हम छोड़कर आए जहां इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। जिस विद्रूपता, जिस कुरूप समाज से बाबा साहेब लड़े, उनका नाम लेकर, उनकी मूर्तियां लगाकर राजनीति करने वाले लोग, सत्ता भोगने वाले लोग, उनके जनों को, बहुजनों को किस तरह अपमानित कर रहे हैं, और बाद में फिर इस तरीके का सियासी ड्रामा। कालीचरण नहीं जी, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं, और आपने ये डिबेट रखी है, ये अच्छा है, ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, सचमुच में पूरा देश और प्रदेश और सभी पूरी मानवता को शर्मसार किया है इस घटना ने। अब देखिए, जो ये प्रपंच किया है, नाटक किया है, अब बताइए, ये मुख्यमंत्री जी का पैर पखारना, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जैसे मुख्यमंत्री ने अपराध किया हो। सीधा मतलब हो रहा, प्रायश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये आपकी सह पे अपराध हुआ है। भाई, जो अपराधी होता है वो प्रायश्चित करे,
वहां का विधायक अपने विधायक उस गांव में जाकर के पैर पखारे, वो जो प्रवेश शुक्ला वहां जाकर के पैर पखारे, तब तो कुछ बात, मतलब ये उसकी नहीं जी, वो तो जेल में है, कहाँ से पैर पखारने आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ये कृत्य करके दिखा रहे हैं कि ये सचमुच में मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार इस घटना के लिए। दूसरी बात, आप मुख्यमंत्री भवन में बुला रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतने ही संवेदनशील हैं और दलितों के और आदिवासियों के हिमायती हैं, तो अब उसको सीधी वापस मत जाने दीजिए। उसके परिवार को लखनऊ, भोपाल में ही एक बढ़िया आलीशान फ्लैट दीजिए, जिसमें उसको ऐसी जगह ना जाना पड़े जहां उसके ऊपर पेशब हो सकता, फिर कोई मनचला ऐसा काम कर दे। तो अब ऐसा करें मुख्यमंत्री जी कि उस परिवार को, मेरी उनसे गुजारिश है आपके इस माध्यम से, कि वो उस परिवार को सीधी तो कतई ना जाने दें, उस विधायक के क्षेत्र में ना जाने दें, और भोपाल में ही एक बंगला दें, और वहां के विधायक का जो वेतन है वो इसके परिवार को दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशीलता बातों से नहीं होती है, ना पैर पखारने से कम 5-6 करोड़ का जो उसका हनन हुआ है, तो 5-6 करोड़ का कोष बना करके उसके परिवार को संरक्षित करें। और यदि प्रायश्चित जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो सारे भाजपा के विधायक अपनी वेतन से 1-1 हजार रुपए प्रति माह है, जब तक वो जिंदा है वो दें। ये कोई, मतलब ये कोई क्या हो रहा है इस देश में? मतलब अमृत काल में पेशाब वर्षा हो रही है सरकार की ओर से। अब ये प्रायश्चित करना, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक बात है डॉक्टर साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। शिवम शुक्ला के पास आऊंगा। शिवम, वो कह रहे हैं कि अमृत काल में पेशाब वर्षा, दीजिए जवाब कालीचरण स्नेही का और योगेश यादव का। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह घटना बहुत ही शर्मनाक थी हमारे प्रदेश के लिए, और क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि हमें अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर जवाबदेही लेकर के बोलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का इसमें दोष है। मुख्यमंत्री जी का दोष सिर्फ इतना है, वह इस मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। उनको यह बात अंदर तक पीड़ा से भर रही है कि उनके शासनकाल में, जहां पर आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए और इतने सारे कदम उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है, उनके उत्थान करते हुए आगे लाने का प्रयास कर रही है, और एक और इस प्रकार की घटना घटी है, उससे कहीं ना कहीं हमको भी शर्म की अनुभूति हुई है। हमारी सरकार को भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस बात का बहुत ही खेद है कि इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में घटी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को समझिए, मैं तो यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। इस घटना से हमने अपराधियों के ऊपर मध्य प्रदेश में नियंत्रण रखा है, लेकिन इस प्रकार से अगर कहीं से कोई घटना सामने आती है तो उसके ऊपर जो न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए थी, विधि सम्मत तरीके से, जो भी हमारे पास मैकेनिज्म था। एक होता है पर्सनल लेवल पर मुख्यमंत्री जी ने पैर धुले इत्यादि चीजें की और अपना पर्सनल गिल्ट कम करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक शासन व्यवस्था के रूप में जितने भी हमारे उत्तरदायित्व थे, चाहे वह उनके ऊपर रासुका लगाने की बात हो, SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंदर कार्रवाई करने की हो, और भी IPC CRPC के जो भी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करने की बात हो, वह सभी चीजें इस पूरे प्रकरण में करने के बाद हमने इस बात का सुनिश्चित किया कि उस व्यक्ति को मान सम्मान मिले। और इसलिए जब प्रदेश का मुखिया स्वयं इतना सहृदयता दिखाते हुए, इतना संवेदनशील होकर के उस व्यक्ति को मान सम्मान देता है, तो पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक मैसेज जाता है कि प्रदेश की सरकार आदिवासी वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। थोड़ा काम करो। ठीक है, मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, इस महापाप का प्रायश्चित मुख्यमंत्री जी करते हैं, महापाप है। उन्होंने माना, बड़े भावुक थे। शिवराज चौहान, में देख रहा था उनको, बहुत भावुक थे, और उन्होंने बाकायदे पांव पखारे, तिलक लगाया, श्रीफल दिया, खीर खिलाई, पौधा लगाया। जो एक तरीके से मान मर्दन, स्वाभिमान का मर्दन जो हुआ था, कहीं हद तक उसे वापस लाने की कोशिश तो की है आलोक जी। धन्यवाद अरविंद जी। पहली बात तो यह कि मैं आपके इस शीर्षक से संतुष्ट नहीं हूं, न इसको मैं उचित मानता हूं कि यह प्रायश्चित है। प्रायश्चित शब्द का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सिंह कर सकते हैं, क्योंकि इस साल 2023 चुनावी वर्ष भी है और अगले साल भी बड़ा चुनाव होगा। अब जहां तक आपने जितने जो पूरी प्रक्रिया की बात की है, ये पूरी प्रक्रिया फोटो ऑप्स है। इसको कहते हैं ना कि एक फोटो खिंचवाना, तो ये फोटो खिंचवाने का जिस तरीके से बैठे गए, क्या कभी आपने कल्पना की है कि किसी भी मुख्यमंत्री के निवास पे क्या आप भी ऐसे ही जा सकते हैं? अंदर नहीं जा सकते। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, फटकने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फटकने नहीं देंगे। शिवम, मैं आऊंगा, आलोक जी को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा शिवम, आपसे रिएक्शन लूंगा। आलोक जी बोलिए। तो बाहर आपको वहीं के वहीं बिठा दिया जाता है, तो ये केवल एक प्रतीक है
भारतीय जनता पार्टी सिंबोलिज्म की राजनीति करती है और ये उसी का ही एक कदम है। मैं इस पे भी नहीं जाता। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या है। 17-18 सालों के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद भी शासन का वो इकबाल नहीं बन पाया राज्य में, तो कब बनेगा? अगर कोई भी राज्य अगर इकबाल नहीं कायम कर पाता, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस आपकी राज्य की जनसंख्या के अनुपात में खड़ी कर दी जाए, जितनी जनसंख्या हो उतनी पुलिस खड़ी कर दी जाए, ये नहीं होता। शासन का एक इकबाल होता है। 17 साल के बाद में भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह राजधर्म निभाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी, कोई ना कहीं कोई लापरवाही, कोई कोताही बरती गई है। यही वजह है कि इस अपराधियों को, मैं इनको अपराधी कहता हूँ, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। और मैं ये बुलडोजर से मकान ढहा दिया गया, मैं इस संस्कृति का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं। अगर बुलडोजर से ढहाना अगर जरूरी था तो वो उस अधिकारी का, उस अथॉरिटी का, उसने इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों इस घटना का इंतजार करते रहे? क्यों ये किया गया? ये नहीं होता। अगर ढहाना था तो हमेशा ढहाया जाना चाहिए था, किसी एक घटना के परिणाम स्वरूप नहीं ढहाया जाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी होती है वो लोगों के लिए काम करती है, सत्ता के इशारे पे उसको काम नहीं करना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। और तब भी कहूंगा ये प्रायश्चित नहीं है, ये बेसिकली फोटो ऑप है। एक बढ़िया फोटो बनी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फोटो खींचते ही तुरंत उनके ट्विटर से, हैंडल से ये जारी कर दी गई है। दुर्गेश जी। हाँ आलोक जी, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कही, इकबाल वाली बात आपने कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे रखूंगा और बहुत त्वरित जवाब चाहूंगा कि इकबाल तो बहुत बुलंद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुलडोजर लिए घूमते, 3-4 बुलडोजर उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। और शिवराज सिंह चौहान पहले मामा थे, अब बुलडोजर मामा हो गए, तो अब इकबाल तो बहुत ही बुलंद है और पूरे के पूरे मकान गिरा दिए जा रहे हैं। और जो ये प्रवेश शुक्ला भाई साहब हैं, इनका तो जहाँ जानवर बनते थे वो एक टीन सेट गिराया है। और अगर और कोई इनकी जगह होता तो मुझे लगता पूरे मकान बिल्कुल समतल नजर आता। आलोक जी, मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी संस्कृति, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पे इकबाल नहीं? इकबाल तो है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधी अंदर जा रहे हैं। नहीं, ये शासन का इकबाल नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज मुख्यमंत्री के इशारे पे होती है तो कहीं पर एक आईएएस को किसी भी नगर निगम का या अथॉरिटी का मुखिया क्यों बनाया जाता है? वहां पर इतने कारगर क्यों रखे जाते हैं? कोई भी घटना होगी, मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा अपना फोन कर देंगे कि हाँ भाई गिरा दो मकान। तो अगर सब कुछ उन्हीं को ही फैसला करना है तो आईएएस क्या कर रहे हैं? नौकरशाह क्या कर रहे हैं? तरीका है आलोक जी, अपने अपने सरकार चलाने का तरीके हैं जी, क्या तरीके हैं आलोक जी अपने अपने। अब आजकल यही तरीका चल पड़ा है, बुलडोजर से मकान गिराओ। नहीं, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए और सत्ता इकबाल से चलनी चाहिए, नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कोई अगर कार्रवाई कर दी तो दूसरे दिन बुलडोजर लेकर पहुंच जाए, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब इतने दिनों तक वो नौकरशाह ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी तो सवाल पूछिए। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, मैं जरूर पूछूंगा। इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं, 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय हिंद, जय तिलक साहब, बहुत स्वागत आपका। अरविंद जय तिलक साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ से एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी और आदिवासी नेता अकबर राम कोराम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका अकबर राम साहब। मैं सीधे पूर्व आईपीएस अधिकारी अकबर राम कोराम के पास जाऊंगा। अकबर जी, आपने एक अधिकारी के रूप में बहुत दिनों तक आदिवासी इलाकों में काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है, मध्य प्रदेश में भी काम किया होगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अकबर राम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं जा रही हूं तक मैं ये सवाल का जो सिलसिला है ये जय तिलक साहब के पास ले जाऊंगा इसको। अरविंद भाई, इस पूरी घटना को लेकर जो प्रायश्चित, आलोक जी हमारी बात से सहमत नहीं कि प्रायश्चित नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रायश्चित वाली पॉलिटिक्स कह रहा हूं। आलोक जी सहमत नहीं होते तो कह देते ऑन स्क्रीन, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अच्छी बात है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं, कहना भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल प्रायश्चित तो इसको मान ही नहीं रहा हूं, ये पॉलिटिकल ड्रामा है।
आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या इसकी ज़रूरत, चूंकि चुनाव बहुत सर पर है, ये तरीका ठीक है, सरकार संवेदनशील है, नहीं है, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं मैं। दुर्गेन्द्र जी, देखिए, नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखा जाना कभी खत्म नहीं होता है, वो सिलसिला हमेशा बरकरार रहता है। और एक अपेक्षा की जाती है कि जो राजसत्ता पर बैठा हुआ है, जिसके सिरहाने एक डंडा भी होता है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर संवेदनाएं भी होती है। सवाल उठता है कि वो डंडा कहाँ चलाता है, संवेदनाओं को कहाँ जाहिर करता है। अगर मान लीजिए इस तरह की कोई कार्यकर्ता द्वारा अगर घटना को अंजाम दिया गया जिसकी सर्वत्र निंदा हो रही है और होनी भी चाहिए, बावजूद इसके जो सत्ता शीर्ष पर है वह उसके घुटने तक जा करके बैठ करके माफी मांगता है, प्रायश्चित करता है, उसका सम्मान करता है, तो हम इसको केवल राजनीति के नजरिए से ही क्यों देखें? राजनीति के तौर तरीके और भी हो सकते हैं और उसको अन्य ढंग से भी किया जा सकता था। बावजूद इसके अगर वह जो है माफी मांगते हैं, मुख्यमंत्री होकर के क्षमा प्रार्थी अपने आप को करते हैं, सम्मान करते हैं और जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक और जो है किया जा सकता है। हाँ, इसको आप राजनीति के फ्रेम में फिट करके देख सकते हैं क्योंकि 2023 का चुनाव है। लेकिन एक चीज और, जहां तक अभी आदरणीय आलोक जी ने कहा कि इकबाल का सवाल, तो ये इकबाल का सवाल जो है भारत के किसी भी राज्य में आप देख लीजिए ना, कहाँ इकबाल कायम है, कोई हमें जरा दिखा दे। किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ था, उनके गांव में दबंगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने लाठियों से उनके बाप को पीट दिया था। इस देश की ये रवायत और चीड़ कितनी रहती है, ये कोई सामान्य बात नहीं। लेकिन उन्होंने जो है उन लोगों को कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के पिता को जब पीटा जा सकता है तो इस देश में हाशिए पर रहने लोगों वालों के साथ क्या होता होगा भगवान ही जानते हैं। तो बेशक ये तो घटना पकड़ में आ गई और बीजेपी का कार्यकर्ता था, इस नाते जो है मसला जो उछल गया, नहीं तो इस पूरे देश में जो है जो दबे कुचले लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, उनके साथ क्या होता है हम भी। अरविंद भाई, मैं यही सवाल उठा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा साहब अगर इसके कहीं ब्रह्मांड में उनकी आत्मा होगी तो वो रो रहे होंगे, वो आंसू बहा रहे होंगे कि भाई जिन विद्रूपताओं से, जिन परिस्थितियों से वो लड़कर एक अलग तरीके का भारत बनाने की कल्पना कर गए थे, वो तो वहीं का वहीं है। आप भी वही बात कह रहे हैं। बिल्कुल दुर्गा जी, ये सच्चाई है, इससे कोई मुख मोड़ नहीं सकता है। आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए और गांव में विशेष रूप से देख लीजिए, आपके जो दबे कुचले लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता है। हाँ, ये सच्चाई है कि इन 75 सालों में लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझे और तन करके खड़े होने की उनमें कुव्वत भी पैदा हुई है। बावजूद इसके जो है कुछ बहसी टाइप के लोग हैं, दिमागी रूप से दिवालियापन से सनकी लोग हैं, जमींदारों की तरह बर्ताव करने पर आमादा है अभी भी, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर अभी भी सामंती। अब जमींदारों की परिभाषा अरविंद भाई अलग हो गई। अब जो सत्ता के इर्द गिर्द नेता के चेले चिंटू गुर्गे हैं, वो सबसे बड़े जमींदार हैं। जिनको हम जमींदार कहते थे वो मुफलिस हो गए हैं, अब वो अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन सत्ता के इर्द गिर्द, नेता के इर्द गिर्द रहने वाले असली जमींदार हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी और आदिवासियों के लिए काम करने वाले अकबर राम कोराम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए अकबर राम कोराम साहब। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, आपको भी नमस्कार। पुलिस अधिकारी के तौर पर मेरा प्रश्न आपसे है, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप किस तरह देखते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और देश के अन्य भागों में कि आदिवासियों की स्थिति क्या है? क्योंकि हम तो लगातार इस पर, कल भी हमने खबरें चलाई कार्यक्रम की और आज भी इस घटनाक्रम के बाद, और क्या भारत के इतिहास में किसी आदिवासी के साथ इस तरह की घटना का कोई विवरण मिलता है क्या, अकबर राम कोराम साहब? देखिए, अभी हम लोग किस युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं बोलते हैं, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता क्या है? पढ़े लिखे लोग, ये लोगों की ये स्थिति है तो अनपढ़ लोगों की क्या स्थिति होगी? हम अभी भी बर्बर युग के समान जी रहे हैं। मानसिकता में बदलाव की जरूरत है और मेरे हिसाब से तो इनको जो IPC की धाराएं हैं उसके हिसाब से एट्रोसिटी एक्ट की धारा के तहत तो कार्रवाई पुलिस ने किया ही होगा, लेकिन ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट बनाया है, IPC की धाराएं अलग बनाई हैं, फिर भी इस प्रकार की घटनाएं कम नहीं हो रही है।
इसका कारण क्या है, इस पे जाना पड़ेगा। हमको अभी भी एक ऊंच नीच जातिवाद की भावना लोगों में है, इसको कैसे खत्म करना है ये सभी वर्गों को सोचना है। हम तो शोषित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग शोषित वर्ग के है ही हैं, हरिजन लोग शोषित वर्ग के है ही हैं, और अभी से नहीं पहले से किए जा रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे नियम कानून भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। उस कानून का अमली जामा पहनाना पुलिस का काम है और संबंधित एजेंसियों का काम है, जो मेरे ख्याल से सही ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। वर्तमान में जितने भी एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरण हुए हैं, मेरी जानकारी में अपराध तो कायम हो जाता है, चालान पेश हो जाता है, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है उस समय कोई फैसला आदिवासी के पक्ष में नहीं आता। या तो उसको हॉस्टाइल करा दिया जाता है या उसको पैसे का लालच देकर उसको हॉस्टाइल करा के अपने पक्ष में फैसला करा लिया जाता है। तो ये कोर्ट को भी सोचना चाहिए, संबंधित जो पीड़ित पक्ष है उसको भी सोचना चाहिए, हमारे लोग जो उसके सलाहकार होते हैं शासकीय अधिवक्ता, उसको भी सोचना चाहिए, जो हमेशा पैरवी ठीक ढंग से नहीं करते। इसी का कारण है जो आदिवासियों के केस में सजा नहीं हो रही है। सजा नहीं होने का कारण ये अपराध बढ़ रहा है और इस प्रकार के जो घटनाएं हैं, पेशाब करने वाली जो घटनाएं हैं, ये घटित हो रही हैं। और आगे भी ठीक से कानून का अमली जामा नहीं पाया जाएगा, क्रियान्वयन एजेंसी अगर ठीक से काम। अकबर राम साहब की आवाज़ मुझे लगता है कि फिर वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, और वो अनम्यूट करिए। अकबर राम जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, और अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अपराधों की संख्या कुछ ज़्यादा है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले। क्या ऐसा कारण है मध्य प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक ताना बाना, चूंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा रहा है, तो ऐसा कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है जो इस तरीके की घटनाएं इन राज्यों में ज़्यादा हो रही हैं? या जाहिर सी बात है कि आपने अभी बताया कि एक पहलू ये हो सकता है कि प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन और इसमें सरकारों की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से सवाल है। अच्छा। इस सरकारों की भूमिका जहां तक, देखिए, जो भी चलता है सब ऊपर से ही नीचे तक आता है। जैसे सरकार की रवैया होगा उसी के हिसाब से कानून इंप्लीमेंट होता है। अगर नियम हम बना भी दिए, लेकिन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजी, उसके समझ जो थाना प्रभारी, जो सिपाही देवल तक ऊपर से ही चलता है। अगर ऊपर सही है तो नीचे सब सही हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ऊपर से ही कानून का शिकंजा ठीक से हो नहीं रहा है। हमारा नेताओं का ढोलमुल रवैया है जो अपने एजेंसियों से ठीक से क्रियान्वयन नहीं करा पा रहे हैं, इसी का परिणाम है इस प्रकार से घटनाएं हो रही। ठीक बात है। शिवम शुक्ला, एक रिएक्शन चाहूंगा, चूंकि आलोक जी ने भी इस बात को कहा, अरविंद जी ने भी एक दूसरे तरीके से इस कोण को देखा। अकबर राम कोराम साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और आदिवासियों के लिए काम करते हैं, खुद भी उसी दुरूह परिस्थितियों से निकलकर आईपीएस बने हैं। वो बता रहे हैं कि भाई ऊपर से नीचे तक जैसा प्रशासन होगा वैसी परिस्थितियां होंगी, वैसी स्थितियां होंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों पर जो अपराध होता है, गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, मुद्दई हॉस्टाइल हो जाता है, खाली पैर पखारने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी उनके साथ खाना खा लेंगे तो उनका उत्थान नहीं हो जाएगा। शिवम शुक्ला, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कानून लंबित था जो आदिवासियों को उनके मूलभूत जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए अधिकार हैं देने का काम करता है, पेशा कानून। उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने 22 नवंबर 2022 को लागू किया है, जिसके बाद आदिवासियों को कई सारे अधिकार उनके क्षेत्र विशेष में मिले हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं उनका सशक्तिकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त भी इस बात की बहुत आवश्यकता है, हमारी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रही है कि आदिवासियों को शिक्षा के माध्यम से आज मुख्य धारा में लाया जाए और रोजगार के अवसरों से वंचित न रहे। और इसलिए मुख्यमंत्री ने ये भी बता दीजिएगा किसने निलंबित किया था, कौन सी सरकार थी निलंबित किया था, ये भी बता दीजिएगा जरा हमको।
देखिए, कांग्रेस की सरकार 1998 में ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया था, लेकिन इसके बाद फिर इसको लागू नहीं किया गया और उसके पश्चात कांग्रेस लगातार इस विषय में बात करती रही है, लेकिन कभी उन्होंने उस वर्ग को अधिकार देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इस पर एक पूरी समिति बनाई और जब न्यायोचित समय आया तो हमने इस अधिकार को लागू करने का काम किया। मतलब जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया तो न्यायोचित समय आता गया धीरे धीरे। 22 में किया, 23 में चुनाव है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन को चुनावों के आधार पर तैयार नहीं किया। हमारा जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहता है। हमारी सरकार लगातार आदिवासियों के लिए लेकर के योजनाएं आती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो गौरव था, जिसको कांग्रेस की सरकारों ने उनका इतिहास तक मिटाने का काम किया था, रघुनाथ साहू, भामा शाह, रानी कमला, इतिहास में बहुत जाते हैं। वर्तमान में उस आदमी के ऊपर पेशाब कर दिया है गुंडे ने, उस पर नहीं रह रहे हैं। आप इतिहास में तुरंत चले जाते हैं। इतिहास, अरे भूगोल भी देखिए भाई, इतिहास हम लोग बहुत सुन चुके हैं। मौजूदा आपने क्या किया उस पर आपको वोट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2% इतिहास पे चले जाएंगे लोग। बिल्कुल। अब आप इस बात को समझिए, जब 2003 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उस वक्त मध्य प्रदेश के कई अंचलों में आदिवासियों को कहीं ना कहीं सरकार से त्रसित होकर के नक्सलवाद जैसी घटनाओं में लिप्तता देखी जाती थी मध्य प्रदेश में। इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो नक्सलवादियों को बढ़ावा दे रही थी। आपका कहने का मतलब यही है ना? मैं बात कह रहा हूं कि जब आदिवासियों को उनके न्यायोचित अधिकार नहीं मिलते थे तो कहीं ना कहीं आदिवासी युवाओं को गुमराह करना तो आसान होता था। तो उस वक्त देखा जाए तो हमने नक्सलवाद को कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के कई अंचलों में डाकुओं के गिरोह थे, हमने उनको कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सिमी और जो पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन है उनका पूरा एक प्रकार से एक्टिविटी थी, उसको कर्टेल डाउन किया। जो संगठित अपराध थे मध्य प्रदेश में, उनको मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद अब इस प्रकार के इक्का दुक्का प्रकरण सामने आते हैं, तो जब हमने संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है, तो इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आएगा तो स्वाभाविक तौर पर उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर कोई सुचितापूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश में रहना चाहता है तो उसके लिए फूल से भी ज्यादा कोमल है। और उनकी यह कोमलता अनेक अवसरों पर देखने को मिलती है। जो राजा के पास दंड होता है उसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करे, और उसके लिए पत्थर से ज्यादा कठोर मध्य प्रदेश की सरकार व्यवहार करती है। आपको यह बात भी समझने की आवश्यकता है, आज जब हम इस घटना की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के ही एक दूसरे जिले में इस प्रकार की एक और घटना घटी है। शिवपुरी की घटना का मैं जिक्र कर चुका हूं। शिवपुरी की घटना का कल मैं जिक्र कर चुका हूं, और उस घटना में आप लोगों का जो मुसलमान वाला एंगल है उसको भी डिस्कस कर चुका हूं। नहीं, देखिए हमारी वहां पर भी विफलता है कि हम उस चीज को कर्टेल नहीं कर पाए। इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता के अगर व्यक्ति आज भी समाज में है तो हमारे लिए एक समाज के स्तर पर सोचने वाली बात। ठीक है, मैं योगेश यादव को अब वक्त दूंगा। शिवम भाई अब आपका पूरा हो गया वक्त। अब मैं योगेश यादव को समय दूंगा। योगेश यादव बताइए कि भाई नक्सलवाद आपने बढ़ाया, आदिवासियों के हित का जो कानून था वो आप रोक के रखे, और फिर आप क्यों विलाप कर रहे हैं अब? योगेश यादव। देखिए चौहान साहब, जी हाँ, देखिए चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक एक बात सिखा दी गई है कि सुबह उठो कांग्रेस का नाम लो, कांग्रेस की आलोचना करो, दोपहर उठो कांग्रेस की आलोचना करो। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य होते हैं तो उसमें 20% कांग्रेस का फोबिया रहता है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इन लोगों के पास कुछ बुनियादी बातें तो है नहीं। अब ये अध्यादेश की बात कर रहे थे, ये कानून लागू होने की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में आज भी जंगल राज है, आदिवासियों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। मैं इस बात की पुनर्घटना की पुनर्रचना चाहता हूं कि अलीराजपुर में क्या हुआ, पेटलावत में क्या हुआ, मंडला में क्या हुआ, नेबावर में क्या हुआ, ये सब आदिवासियों के साथ हुआ है। और आदिवासी और दलित के ऊपर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में अभी चल रहे हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार है इवेंट की सरकार। इवेंट का मतलब तमाशा खड़ा करना, खूब पैसा खर्चा करना, एक अपने आप को फोटोशूट करना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, बड़े अच्छे ढंग से अपने को एक सुमधुर योगेश भाई, अगर इवेंट से उनको वोट मिल रहा है तो करने दीजिए, फिर उनको वोट मिल रहा है ना, वो जीत रहे हैं। अगर इवेंट से जनता वोट दे रही है तो फिर आपको भी कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं इस बात की आपत्ति करता हूं, 2018 में सरकार गिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, तिरस्कृत कर दिया गया था, उसके बाद ये बैठे। दूसरी आदिवासियों वाला जवाब दीजिए भाई। आप लोग नक्सलवाद को बढ़ाते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। आज आदिवासियों को नक्सलवाद की, देखिए इन्होंने आदिवासियों को फिर नक्सलवाद के साथ जोड़ दिया। नक्सलवाद एक अलग समस्या है जिसका हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा समाधान किया कि आज देखिए कि पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार आइडियल सरकार बन गई है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी
जो नक्सलवाद है वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये आदिवासी के स्वाभिमान को खंडित करने के लिए उसको नक्सलवाद से जोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं से ये इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं दे रहे हैं कि हमने आदिवासियों के साथ गलत किया। जरा सा कोई आदिवासी अपने स्वाभिमान की बात करता, अपने अस्मिता की बात करता, अपने अधिकारों की बात करता है तो उसको आप उसको नक्सलवादी कहने लग जाते हैं। ये हमारे आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको मालूम होगा किस तरीके से भाव। और दूसरी बात है चौहान साहब, सारा का सारा निर्भर करता है आपके वातावरण पर। आपने मध्य प्रदेश में क्या वातावरण बना के रखा। आईपीएस अधिकारी अभी जो बोल रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो जो अपराधी जिसने पेशाब किया था उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो थाने पर किस तरीके से गुर्रा के जा रहा था, किस तरीके से वो परवाह नहीं कर रहा था, वो कितने दम्भ के साथ गया अंदर, उसको अपने बात पे कोई पश्चाताप नहीं था। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप वीडियो निकाल कर देख लीजिए, इसलिए कि उसको मालूम है कि मुझे संरक्षण मिलेगा, मुझे मेरे विधायक का संरक्षण मिलेगा, मुझे मेरे नेता। योगेश भाई मैं अब 5 सेकंड का मैं रिएक्शन लूंगा बीजेपी के नेता से, उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। योगेश भाई प्लीज। ये कांग्रेस को कोसना बंद कर दो, कुछ करके दिखाओ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं नहीं करेगा। बोलिए शिवम। वो कह रहे कांग्रेस को कोसना बंद करो, हर समस्या की जड़ कांग्रेस नहीं है। आप अपनी सरकार को भी देख लो, 18 साल से वहां चल रही है। शिवम 5 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। आदिवासी दलित अत्याचारों पर हम बात कर रहे हैं। इनके भी राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी कभी कभी इंटरनेशनल टूरिज्म से बाहर आकर के देश की राजनीति में रुचि लेते हैं। उनका एक बयान आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि 80 के दशक में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता था। तो उस वक्त किसकी सरकार थी? यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शासन व्यवस्था में जो भी वंचित वर्ग है उनको न्यायोचित स्थान देने का काम नहीं किया, उनके उत्पीड़न के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, उनके जो नायक थे उनका आत्मस्वाभिमान और आत्मसम्मान उसकी रक्षा नहीं की। और यही कारण है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में लगातार प्रयास करती हुई नजर आती है तो उसको कांग्रेस पार्टी से आपत्ति होती है। वह चुनिंदा घटनाओं को गिद्ध की भांति उठा करके इस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। एक नेता का ट्वीट नहीं आया शिवपुरी की घटना पर। डॉक्टर कालीचरण सरकार की विफलता है कि हम उसको आप कंप्लीट कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये देख लीजिए आप, अपने आप में कहीं ना पश्चाताप नहीं है, स्वीकारोक्ति नहीं है। पश्चाताप है, पश्चाताप है। हमारी सरकार ने बार बार ऐसी घटनाओं पर पश्चाताप किया। अगर कोई ऐसा इकलौता प्रकरण सामने आता है मध्य प्रदेश में किसी भी एक व्यक्ति को भी अगर सम्मान के साथ अपने जीवन को कहीं न कहीं जीने में असुविधा होती है तो हमारी सरकार उसके लिए ठीक है। आप दोनों मेहमान शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, आप दोनों शांत हो जाइए कृपया। अब मैं डॉक्टर कालीचरण स्नेही के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि पश्चाताप है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, उस आदिवासी को मिला क्या इस पश्चाताप से? ये कह रहे हैं स्वाभिमान लौट आया उसका। आप दोनों शांत हो जाइए। कांग्रेस बीजेपी कृपया शांत हो जाइए। पार्टी का जो चरित्र है, जो प्लीज, ये पूरा योगेश यादव, वातावरण, योगेश जी शांत हो जाइए। योगेश जी स्पष्ट हो रहा है सामने। योगेश जी प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर कालीचरण स्नेही घटना पर ये कहते हैं, कितनी बड़ी घटना पे कोई एक छोटी सी, भाई मैं आवाज बंद करा दूंगा, कृपया शांत हो जाइए। कृपया शांत हो जाइए। योगेश जी शांत हो जाइए। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि पश्चाताप किया, अब इसके बाद फिर उसका स्वाभिमान लौट आया। जाहिर सी बात है, पश्चाताप किया, पैर पखारे, हाल चाल पूछा, जो स्वाभिमान बिल्कुल रसातल में चला गया था, क्या वो लौट आया? आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को, या मिला क्या उसको? उस आदमी को मिला क्या? बंगला तो देने से रहे लोग, बंगले तो अपने लिए रखते नेता। आप उसको तो भूल जाइए, किसी दलित और आदिवासी को बंगला दे देंगे वो। कालीचरण जी अनम्यूट करिए कालीचरण जी। आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, म्यूट करिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, आप आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि सरकार पश्चाताप कर रही है, मुख्यमंत्री पश्चाताप कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि सरकार के द्वारा ये कुकृत्य हुआ है, मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। ये तो सीधी सी बात है। अरे कालीचरण जी, परिवार में कोई गलती करता है तो मुखिया पश्चाताप करता, माफी मांग लेता, ऐसा होता है ना हमारे आपके गांव में, वही कर रहे हैं वो। लेकिन देखिए कुछ अपराध इस तरह के होते हैं जो माफ नहीं किया जा सकता है। निर्भया कांड हुआ था इस देश में, निर्भया कांड के परिवार से जाकर के माफी मांग लेते वो अपराधी। वहां मतलब वहां हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो पार्लियामेंट में सत्र क्यों बुलाना पड़ता? फिर तो सारे चीज इसी से कर लीजिए। फिर कानून और ये निकाय जो संवैधानिक संस्थाएं हैं,
इनकी आवश्यकता ही कहाँ रह जा रही। जब सरकार ये मैसेज देगी कि ये हमको, देखिए बाबा साहब आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं रखते थे, उनका भरोसा संविधान में था, कानून में था। हम लोग सब कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री को कानूनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह के नाटक नहीं करना चाहिए। ये सच बात है कि उस आदिवासी को इतना भय अंदर है, उसके परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में एक बंगला दें, एक फ्लैट जरूर दें, जिसमें मैसेज जाए। और इसकी भरपाई करने के लिए विधायक जो वहां के हैं, सीधी के विधायक, जिनके संरक्षण में अपराधी पल रहा था, उससे भरपाई करने के लिए शासकीय धन की व्यवस्था कराई जाए। और ये किया जाए कि जब देखिए परिवार को ये मैसेज जाए कि इस तरह का, और ये पक्की, देखिए बंगला को गिराना, प्रवेश शुल्क लाके मकान को गिराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्व साथी ने भी कहा है, बल्कि चाहे ये कि इस जिसके साथ ये अपराध हुआ है उसके नाम ही इस बंगले को कर दो। संजय जो वो प्रवेश शुक्ला है, उसके मकान की रजिस्ट्री इनके नाम कर दीजिए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाले ने किया है कि अतीक अहमद के जो अतिक्रमण किया था उसको लोगों को सौंप दिया। अब यहाँ इनको ये करना चाहिए कि उसको गिराएं नहीं, इसको सौंप दें। वो सीधी में मकान है, उसके आसपास ही मकान है, उसको रजिस्ट्री कर दें, इस पर कार्रवाई, उस संपत्ति को कुर्क करें, तब तो कार्रवाई कुछ लगे कि हुआ है। ये कैसे, ये ऊपरी तौर पर काम होने वाला नहीं है, वो जमाना नहीं है। हम संविधान के अनुसार ठीक है स्नेही जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति तो जरूरी सुन रहा होगा, आपकी आवाज उन तक जाएगी। मैं अब चूंकि कार्यक्रम में बहुत वक्त नहीं है मेरे पास, मैं अरविंद जयतिलक साहब के पास जाऊंगा। एक टिप्पणी चाहता हूं, चूंकि कालीचरण जी ये कह रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति का एम्पावरमेंट क्या हुआ, केवल श्रीफल लेकर लौट आया वो, एक हाथ में श्रीफल और टीका, और क्या मिला उसको। दुर्गेन जी देखिए, राजनीति भरोसा पैदा नहीं करते, सिर्फ मौका देती है। तो इस मौके को मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नजरिए से देखता हूं। लेकिन हाँ, मुझे संतोष है कि देश की, राज्य की एक सत्ता जो है पीड़ित के घुटने तक पहुंची है, तो मैं इसे सामान्य जन के अधिकार और उसकी प्रभुसत्ता की जीत मानता हूं। मैं इस अर्थ में भी मैं खुश हूं कि कम से कम जो है सत्ता झुकना तो ठीक रही है। कम से कम लोगों को अपने अधिकार, अपने जो सम्मान का जो ख्याल है उसके मुताबिक जो है नतमस्तक तो हो रही है सत्ता। हाँ, इस देश में आपने सही कहा, माफी मांगने की परंपरा है। सिंखों के नरसंहार के बाद कांग्रेस ने माफी मांगा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद माफी मांगा। मुझे याद है 2009 में जब मुलायम सिंह यादव जी कल्याण सिंह के साथ समझौता किए थे, तो जब उसके कुछ दिन बाद चुनाव परिणाम आने के बाद जब मन माफी उनको सफलता नहीं मिली, तो देश के मुसलमानों से, राज्य के मुसलमानों से माफी मांगे थे। लोगों ने माफ किया होगा, नहीं किया होगा अलग विमर्श का विषय है। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि अगर कानून भी अपना काम कर रहा है और सत्ता भी नतमस्तक है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को जो है इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि सिर्फ इस पर सियासत होती जो ऐसा लगने लगे कि यह केवल जो है सम्मान या माफी जो है मजाक यूं कहे कि कोई अब आगे से माफिया ना मांगे, कहे ठीक है यार कार्रवाई कर दी, ऐसे लगा दिया, घर तोड़ दिया, घर बैठो, इसका मतलब आगे कोई करवे ना करे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक सत्ता घुटनों तक आ गई है, लेकिन वो दृश्य भी हम लोगों ने दिल्ली में देखे। करीब तकरीबन 1.5 महीने तक हमारी बहन बेटियां, हरियाणा वाली पहलवान चीखती रहे कि ब्रजभूषण को अंदर करो, वहां सत्ता ने भाव नहीं दिया, आंखें तरेरी हैं। एक सत्ता वो भी है। मैं आलोक भदौरिया के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, एक फाइनल कमेंट चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त, उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान की क्षति, सामाजिक स्तर पर जो क्षति होती है वो बहुत बड़ी होती है। उसका एक अभिमान, एक स्वाभिमान, अभिमान तो नहीं कहना चाहिए, स्वाभिमान उपयुक्त शब्द, उसका स्वाभिमान मर जाता है। और ये शासन के ये प्रतीक, इन प्रतीकों से कुछ नहीं होने वाला। जैसा भी आपके पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि ये धारा ऊपर से नीचे तक चलती है। अगर ऊपर ये स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि नीचे उन निर्देशों का पालन ना किया जाए। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भी है कि अगर सर्वोच्च नेता को, अगर वास्तव में अगर वो हृदय से बैठे हुए मुख्यमंत्री का बयान, हुसैन ओबामा, इस तरीके के बयान नहीं आते, तो ये जाहिर सी बात है, ये धारा ऊपर से चलती है, साफ गोई ऊपर से दिखानी पड़ेगी, फोटो ऑप से काम नहीं चलने वाला। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया। शिवम शुक्ला आपका धन्यवाद। योगेश यादव जी आपका धन्यवाद। डॉक्टर कालीचरण स्नेही आपका धन्यवाद। अकबर राम कोराम साहब आपका भी धन्यवाद। और अरविंद जयतिलक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे की इस चर्चा में
जो लबो लबाब यही निकला कि सब कुछ ऊपर से होता है। अगर ऊपर से सही दिशा निर्देश, ऊपर मतलब शासन सत्ता में बैठे लोग, अगर शासन सत्ता और उसमें बैठे लोग चाह लें तो किसी की हैसियत नहीं है कि किसी आदिवासी, किसी गरीब, किसी दलित का उत्पीड़न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।